फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द चैनल। एक बार फिर से आप सबका मैं स्वागत करता हूं। और मिसलिनियस क्वेश्चंस की सीरीज़ चल रही है हमारी। लगभग 3500 क्वेश्चंस हम कवर अप करेंगे और ये उसी सीरीज़ का पार्ट 7 है। इम्पोर्टेंट्स होगा वनडे एग्ज़ाम्स के लिए, एसएससी, रेलवे, ग्रुप डी, एनटीपीसी, पुलिस, स्टेट एग्ज़ाम कोई भी हो, जैसे पीईटी है जो यूपी ट्रिपल एससी पूछती है उसके लिए। और टॉप एमसीक्यूज़ कुछ टाइप क्वेश्चंस होंगे विद फैक्ट्स होंगे। और पार्ट 7 हम डिस्कस करने वाले हैं। और मेरा नाम है अनिल। तो चलिए शुरू करते हैं। एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना और अपना एक लाइक ज़रूर देना। ठीक है, तो चलिए अब बढ़ते हैं अपने पहले क्वेश्चंस की तरफ। भारत में काली मिर्च का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है? भारत में काली मिर्च का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है? तो जो केरल है ना, ये देखिए आप ऑप्शन से समझ सकते हैं। केरल को मसालों का राज्य कहा जाता है। सबसे ज़्यादा मसाले केरल में ही होते हैं। पूरे इंडिया के लगभग 50% मसाले केरल में ही होते हैं और लगभग 3000 साल पुराना इसका रिकॉर्ड है मसालों के मामले में। तो हम चाहते तो अगर ऑप्शन से भी एलिमिनेट करते ऑप्शन, तो ये तो एलिमिनेट कर सकते थे। मिज़ोरम भी एलिमिनेट हो जाता क्योंकि ये ठंडा इलाका है। बचता हमारे पास केरल, जो अगर मसाले, क्योंकि काली मिर्च एक मसाले का ही पार्ट है, तो हम इस तरह इसको कनेक्ट कर सकते थे। ठीक है, लेकिन केरल के बाद भी अन्य 3 राज्य हैं जिसमें मसाले या काली मिर्च सबसे ज़्यादा होती है। वर्तमान समय में केरल, कर्नाटक और तमिलनाडु, ये 3 राज्य ऐसे हैं जहाँ पे काली मिर्च का उत्पादन सबसे ज़्यादा होता है। ये टॉप 3 राज्य हैं। वर्तमान समय में केरल, कर्नाटक और तमिलनाडु भारत में टॉप 3 उत्पादक राज्य हैं। मसाले की भूमि के लिए केरल की प्रतिष्ठा लगभग 3000 वर्ष पुरानी है। केरल को भारत का मसाला उद्योग के रूप में भी जाना जाता है। ठीक है, ये मैं पहले ही आपको बता चुका हूँ। थोड़ी सी डिटेल्स और देखते हैं। केरल की मुख्य खाद्य फसलें देखते हैं। नारियल है, रबर है, काली मिर्च, अभी क्वेश्चन में काली मिर्च था, अदरक है, चाय पत्ती है और इलायची है, काजू और कॉफ़ी आदि का उत्पादन केरल में प्रमुख रूप से होता है। मतलब सबसे ज़्यादा इन्हीं का उत्पादन किया जाता है। और अगर दूसरी फसलों की हम बात करें तो सुपारी, केला, अदरक तथा हल्दी आदि जो है केरल, और जायफल, दालचीनी, लौंग आदि ये द्वितीय फसलें हैं। मसालों के वृक्ष भी उगाए जाते हैं। चावल तथा टैपियोका केरल की मुख्य खाद्य फसलें हैं। तो ये आपको याद रखनी है। काली मिर्च की इमेज आपको यहाँ पे दिख रही होगी, इस तरह की काली मिर्च होती है। जनरली सभी इसको जानते हैं अच्छे से, ये काली मिर्च है। तो आई होप फर्स्ट क्वेश्चन आपका क्लियर हुआ होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति के पास दया याचिका दायर की जा सकती है? तो अनुच्छेद जो 72 है ये, इसके तहत राष्ट्रपति के पास दया याचिका हम दायर कर सकते हैं। कुछ मामलों में राष्ट्रपति क्षमा आदि देने की सज़ा को निलंबित करने, हटाने या कम करने की शक्ति रखता है। कुछ मामलों में अनुच्छेद 72 के तहत राष्ट्रपति के पास किसी भी अपराध के लिए जो दोषी ठहराए गए किसी भी व्यक्ति की सज़ा को माफ़ करने, राहत देने, छूट देने या सज़ा को निलंबित करने, हटाने या कम करने की शक्ति होती है। अच्छा, अगर मैं बात करूं अमेरिका के संविधान की, तो अमेरिका में ऐसा नहीं है। अमेरिका में राष्ट्रपति कोई भी डिसीजन अगर लेगा तो वो अपनी मर्ज़ी से ले सकता है, सिवाय महाभियोग की प्रक्रिया को छोड़ के। और वो किसी व्यक्ति को पर्टिकुलरली अगर माफ़ करना चाहता है तो उसे कोई भी संसदीय प्रक्रिया से गुजरने की ज़रूरत नहीं है। वो इजीली मना कर देगा और माफ़ कर देगा, तो वो सर्वमान्य होगा। लेकिन भारत में अगर राष्ट्रपति किसी को जीवन दान देता है सपोज़, या किसी की उसमें सज़ा में छूट देता है, तो उसके लिए संसद की प्रक्रिया से उसे गुजरना ही पड़ेगा। सभी मामलों में जहाँ सज़ा या सज़ा कोर्ट मार्शल द्वारा है, उन सभी मामलों में जहाँ सज़ा या सज़ा किसी ऐसे मामले या संबंधित है किसी कानून के खिलाफ अपराध के लिए है जिन पर संघ की कार्यशक्ति का विस्तार होता है, इन सब में वो छूट दे सकता है। सभी मामलों में जहाँ सज़ा मौत है, तो सज़ा अगर मौत, किसी को फांसी की सज़ा दी जा चुकी है मान लो, तो राष्ट्रपति के पास अनुच्छेद 72 के तहत यह अधिकार है कि वह उसकी सज़ा को कम कर सकता है या माफ़ कर सकता है। ठीक है, राष्ट्रपति की क्षमा दान की शक्ति, अपनी शक्ति का प्रयोग केंद्रीय मंत्रिमंडल के परामर्श के बिना नहीं कर सकता। ये मैंने अभी बताया था ना आपको। राष्ट्रपति अपनी शक्ति का प्रयोग केंद्रीय मंत्रिमंडल की सिफारिश के बिना बिल्कुल नहीं कर सकता। हालांकि पावर होते हैं उसके पास,
लेकिन जो केंद्रीय मंत्रिमंडल है उसकी सलाह उसे लेनी ही पड़ेगी, लेकिन अमेरिका में ऐसा नहीं है। तो चलो, आई होप क्लियर हुआ होगा। हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, लेकिन उससे पहले सब्सक्राइब कर लेना हमारे चैनल को, जॉब एस्पायरेंट्स है चैनल का नाम, और बेल आइकन ज़रूर दबाना। सिंपली यूट्यूब पे आप जॉब एस्पायरेंट्स सर्च करेंगे तो आपको हमारा चैनल ज़रूर दिखेगा। पीडीएफ का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं डाल दूँगा। टेलीग्राम पे आप ज्वाइन होना, वहाँ पे आपको पीडीएफ मिल जाएगी। थैंक्स फॉर योर लव एंड सपोर्ट। हम आपके प्रेम और सहयोग के आभारी हैं। आपको मैं दिल से धन्यवाद देता हूँ। तो चलो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अपना थर्ड क्वेश्चन है, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो अंडमान और निकोबार में द्वीप समूह में सबसे ऊंची चोटी है सैंडल पीक। ये सबसे ऊंची चोटी है। ये उत्तरी साइड में पड़ती है, किसके? अंडमान के उत्तरी साइड में पड़ती है, और ये सबसे ऊंची चोटी है। ये आप यहाँ पे देख सकते हैं। अंडमान और निकोबार की राजधानी है पोर्ट ब्लेयर। अच्छा, कुछ डिटेल्स और देख लेते हैं। सैंडल पर्वत भारत के अंडमान और निकोबार द्वीप समूह का सबसे ऊंचा पहाड़ है या पर्वत है। यह उत्तरी अंडमान द्वीप में स्थित है, और सैंडल पीक जो राष्ट्रीय उद्यान भी है, वहाँ से ये घिरा हुआ है। क्वेश्चन अगर फ्रेम होता है सैंडल पीक राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है, तो आपको याद रखना है ये अंडमान निकोबार द्वीप समूह में है। इसकी ऊंचाई 738 मीटर है। इसकी ऊंचाई 738 मीटर है। यह पर्वत दिगलीपुर से लगभग 10 किलोमीटर दूरी पर स्थित है। ये आपको याद रखना है। अंडमान निकोबार द्वीप समूह की दूसरी सबसे ऊंची चोटी का नाम है माउंट डियो वैली। माउंट डियो वैली ये सेकंड नंबर की है लार्जेस्ट में, 515 मीटर इसकी ऊंचाई है। ठीक है, पहली वाली जो सबसे टॉप पे है ये क्या बोलते हैं, सैंडल पीक, इसकी ऊंचाई 738 मीटर है। सेकंड है 515 मीटर माउंट डियो वैली है। माउंट कोयोब, जो ये कोयोब है, माउंट कोयोब ये थर्ड नंबर की है, 460 मीटर इसकी ऊंचाई है। ये आपको याद रखना है। ऑप्शन थर्ड पे भी है वैसे भी, तो थर्ड पे ही मैंने इसे जानबूझ के लिखा है जिससे कि कन्फ्यूज़न ना हो। भारत का सबसे दक्षिणी दूरस्थम या दूरतम या दक्षिणतम बिंदु है इंदिरा पॉइंट, वो भी अंडमान निकोबार द्वीप समूह में ही स्थित है। फिर बता देता हूँ, अंडमान निकोबार जो द्वीप समूह है उसकी राजधानी पोर्ट ब्लेयर है। ये आपको याद रखना है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। एक बार मैं पेन चेंज कर लेता हूँ प्लीज़, सॉरी, क्योंकि पेन शायद कम लग रहा है मुझे यहाँ से। अब एक सेकंड, ये सही है। साइज और बढ़ा लेते हैं हल्का सा। आई थिंक अब सही है, ठीक है। सॉरी फॉर डिले। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपने पास, भारत के अटॉर्नी जो जनरल होते हैं उसको हम महान्यायवादी बोलते हैं, कि नियुक्ति कौन करता है? जो राष्ट्रपति जी हैं ये भारत के अटॉर्नी जनरल महान्यायवादी को की नियुक्ति करते हैं। महान्यायवादी जो है राष्ट्रपति के एकदम समकक्ष होता है, और जितने भी फैसले होते हैं राष्ट्रपति को जो भी सजेशन देने होते हैं ये यही देते हैं। ठीक है, तो कुछ डिटेल्स देख लेते हैं पहले। भारत का महान्यायवादी अटॉर्नी जनरल भारत सरकार का मुख्य कानूनी सलाहकार होता है। ये पूरे भारत सरकार का जो है कानूनी सलाहकार होगा। भारतीय उच्चतम न्यायालय में सरकार का जो प्रमुख वकील ये होता है। अनुच्छेद 76 के तहत अनुच्छेद 76 के तहत इसकी नियुक्ति की जाती है। 2 अनुच्छेद हम पढ़ चुके हैं। पहला अनुच्छेद हमने पढ़ा था जिसमें राष्ट्रपति को क्षमादान की शक्ति थी 72, और अब हम पढ़ रहे हैं अनुच्छेद 76। तो जो अनुच्छेद 76 है के तहत जो है महान्यायवादी की नियुक्ति होती है। इसकी जो योग्यता होता है, जो सर्वोच्च न्यायालय सुप्रीम कोर्ट, उसके जो न्यायाधीश होते हैं उसके लायक होनी चाहिए, ये क्राइटेरिया है। बिल्कुल उसी लेवल पे वो होना चाहिए। वह भारत का नागरिक होना चाहिए, और लगभग 10 वर्ष किसी उच्च न्यायालय में वकालत के रूप में उसने अनुभव लिया हो या कार्य किया हो, तब जाके वो भारत का महान्यायवादी या अटॉर्नी जनरल बन सकता है। इसकी नियुक्ति राष्ट्रपति जी करते हैं। भारत के महान्यायवादी अभी तक कुल जो है 15 हो चुके हैं। पहले भारत के महान्यायवादी थे MC सीतलवाड़। ये पहले भारत के महान्यायवादी थे, सॉरी। सबसे लंबा इनका कार्यकाल रहा था 1 मार्च से 1950 से लेकर 1963 से, लगभग 13 वर्ष तक इनका कार्यकाल रहा था। और अगर हम एट प्रेजेंट की बात करें तो के वेणुगोपाल जी हैं। ये अब तक 30 जून 2017 को भारत के महान्यायवादी बने थे, और अभी भी प्रेजेंट में ये हैं। ये आपको याद रखना है। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है, एनीमिया रोग। एनीमिया रोग के जो कारण है, किसकी कमी के कारण एनीमिया रोग होता है? तो जो शरीर में अपने
ब्लड में जो है हीमोग्लोबिन की जो कमी हो जाएगी, उसके कारण एनीमिया रोग हो जाता है। इसमें चक्कर आना और शरीर पीला पड़ना, इस टाइप की बीमारियां लक्षण देखने को मिलेंगे। अच्छा, हीमोग्लोबिन के कारण ही जो अपना ब्लड है ना, ये लाल रहता है, ये आपको याद रखना है, हीमोग्लोबिन के कारण ही। अगर ब्लड में हीमोग्लोबिन नहीं है तो आपको एनीमिया ज़रूर होगा, ये याद रखना है। क्या है एनीमिया, इसको पढ़ते हैं पहले। देखिए, हीमोग्लोबिन फेफड़ों से ऑक्सीजन लेकर रक्त में पहुंचाता है। जो हीमोग्लोबिन है ना, वो फेफड़े हमारे क्या करते हैं, हमारे जो फेफड़े होते हैं इसमें ऑक्सीजन फिल्टर होता है, ठीक है। इससे ऑक्सीजन को लेकर ये किस में पहुंचाता है, रक्त में। जो हमारा ब्लड होता है उसमें ऑक्सीजन भी तो होता है, ठीक है। आयरन की कमी से शरीर में हीमोग्लोबिन की कमी हो जाती है, और हीमोग्लोबिन कम होने से शरीर में ऑक्सीजन की कमी होने लगती है। इसी वजह से कमजोरी, थकान महसूस होती है, और इसी स्थिति को एनीमिया कहते हैं। कौन सी स्थिति है जिसमें ऑक्सीजन की कमी से कमी होगी शरीर में, ठीक है, और हीमोग्लोबिन कमी आयरन की वजह से होगी। शरीर में अगर आयरन की कमी है तो आपके शरीर में हीमोग्लोबिन की कमी होगी। अच्छा, हीमोग्लोबिन कितना चाहिए स्वस्थ व्यक्ति के अंदर, कम से कम, वो मैं आपको बताऊंगा अभी। हीमोग्लोबिन जो है लगभग 13.5 से 17 के बीच में होना चाहिए डेसीलीटर। ये पुरुष की बात है। अगर महिलाओं की बात करें तो हम 12.5 से 15.5 ग्राम प्रति डेसीलीटर महिलाओं के अंदर हीमोग्लोबिन होना चाहिए। हीमोग्लोबिन एक प्रकार का प्रोटीन है। क्वेश्चन फ्रेम होता है हीमोग्लोबिन क्या है, तो हीमोग्लोबिन एक तरह का प्रोटीन है, ये हमारे रक्त में पाया जाता है, ठीक है। लाल रक्त कणिकाएं जो आरबीसी हैं, में कोशिकाओं में ये पाया जाता है। हीमोग्लोबिन में कमी होने के कारण शरीर में खून की मात्रा घट जाती है। शरीर में खून की कमी हो जाएगी अगर तुम्हारे शरीर में हीमोग्लोबिन की कमी है, तो तुम्हारे शरीर में ब्लड की कमी होना निश्चित है। खून की मात्रा घटने की इसी क्रिया को एनीमिया कह सकते हैं, या एनीमिया का खतरा और बढ़ जाता है। फिर तुम्हें एनीमिया 110% हो सकता है। अगर तुम्हारे शरीर में आयरन की कमी से हीमोग्लोबिन की कमी होगा, हीमोग्लोबिन की कमी होगी, तो आपके शरीर में एनीमिया रोग हो सकता है। तो आई होप क्लियर हुआ होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए, ये प्राकृत भाषा है, सॉरी, ये प्राकृत भाषा है, अशोक के शासनकाल का है, मौर्य शासक थे ये अशोक। ये प्राकृत भाषा है, ये शिलालेख पे जो है लिखा गया था। शिलालेख क्या होता है, शिल मतलब होता है पत्थर, लेख मतलब लिखना, यानी किसी पत्थर पे कुछ लिखा हो उसे शिलालेख कहते हैं। ये तो ऑब्वियसली नॉर्मल सी बात है। तो अशोक के शिलालेखों में प्रयुक्त कौन सी भाषा थी, प्राकृत भाषा थी, ठीक है। अशोक के शिलालेख जितने भी थे उसमें कौन सी भाषा थी, प्राकृत भाषा थी। और पढ़ते हैं कुछ डिटेल्स इनकी। अशोक के शिलालेख प्राकृत भाषा में लिखे गए हैं, तथा इनकी जो लिपि थी ब्राह्मी लिपि और खरोष्टी लिपि थी। मतलब भाषा प्राकृत थी, लेकिन लिपि जो थी ना वो अलग थी। लिपि बताऊंगा मैं, ब्राह्मी लिपि बाएं से दाएं की तरफ लिखी जाती है, और खरोष्टी लिपि दाएं से बाएं की ओर लिखी जाती है, ठीक है। तो सम्राट अशोक ने इन शिलालेखों का निर्माण बौद्ध धर्म से प्रभावित होकर किया था, मानवता कल्याण के लिए किया था। उनके आदर्शों का अनुसरण करने के लिए लोगों को प्रेरित करने होते हेतु उन्होंने इनका शिलालेखों का निर्माण किया था, या उन पे शिलालेखों पे चीज़ें लिखवाई थी। शिलालेख उन पत्थरों को कहा जाता है जिन पर कुछ लेख खुदवाया जाए या लिखवाया जाए, उन्हें शिलालेख कहते हैं। आप फिर से पढ़ेंगे जिससे कि आपको क्लियर हो जाए। सम्राट अशोक ने इन शिलालेखों का निर्माण बौद्ध धर्म से प्रभावित होकर मानवता कल्याण के आदर्श का अनुसरण करने के लिए, लोगों को प्रेरित करने के लिए करवाया था। शिलालेख उन पत्थरों को कहा जाता है जिन पर कोई लेख खुदवाया गया हो। ब्राह्मी लिपि कैसी होती है, यहाँ पे बात हुई ना ब्राह्मी लिपि की और खरोष्टी लिपि की। तो ब्राह्मी लिपि कौन सी थी, यह लिपि बाएं से दाईं ओर लिखी जाती है। जैसे बाएं से दाईं ओर तो हम भी लिखते हैं ना भाई, ये दो हैंड होते हैं, तो बाएं इधर है, दाएं की तरफ हम इधर ही तो लिखते हैं, ऐसे ऐसे लिखेंगे ना हम। रामप्रीत मान लो हमने लिखा तो ऐसे तो लिख रहे हैं, बाएं से दाएं की ओर जा रहे हैं ना हम, बिल्कुल ऐसे ही। तो और अगर हम खरोष्टी की बात करें तो अशोक के कुछ शिलालेख खरोष्टी लिपि में है। यह लिपि दाएं से बाएं की ओर लिखी जाती है, मतलब ये इधर से लिखी जाएगी, ऐसे ऐसे चलेगी ये, ठीक है। ये आपको याद रखना है। बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्रैमी अवार्ड किस क्षेत्र में दिया जाता है, तो संगीत के क्षेत्र में ग्रैमी अवार्ड दिया जाता है। ये हर साल अमेरिका में दिया जाता है। ये इमेज जो देख रहे हैं आप, ये ग्रैमी अवार्ड की वो इमेज है। ये ट्रॉफी दी जाती है, संगीत के क्षेत्र में ये दिया जाता है। और ग्रैमी अवार्ड संयुक्त राज्य अमेरिका में हर साल नेशनल एकेडमी ऑफ रिकॉर्डिंग आर्ट्स और आर्ट्स एंड साइंसेज या लैटिन एकेडमी ऑफ रिकॉर्डिंग आर्ट्स एंड साइंसेज द्वारा ये प्रस्तुत या दिया जाता है। ग्रैमी, जैसा कि उन्हें आमतौर पर जाना जाता है, संगीत उद्योग में शानदार काम को पहचान करने वाले के लिए ये दिया जाता है।
पहले भारतीय व्यक्ति पंडित रविशंकर जी हैं, उनको 1968 में ये दिया गया था। सबसे ज़्यादा बार ग्रैमी अवार्ड जुबिन मेहता जी को मिला है। भारत की तरफ से सबसे ज़्यादा बार जो अवार्ड मिला है जुबिन मेहता जी को मिला है। कौन सा? ग्रैमी अवार्ड। अच्छा, ग्रैमी अवार्ड के बारे में ए.आर. रहमान को भी मिल चुका है, याद रखना। और क्वेश्चन फ्रेम होता है कि इनमें से किसको ग्रैमी अवार्ड नहीं मिला है, और उसमें ए.आर. रहमान देखिए कन्फ्यूज़ मत होला, उनको मिला है। ठीक है, सबसे ज़्यादा मिला है जुबिन मेहता जी को। पहला किनको मिला है? पंडित रविशंकर जी को 1968 में। अच्छा, गणित के क्षेत्र की बात करें, ये सबसे उनका नोबेल पुरस्कार जैसा समझ सकते हैं आप इसे, फील्ड मेडल। ये गणित का सबसे उच्चतम सर्वोच्च सम्मान है। इसे बिल्कुल गणित का नोबेल पुरस्कार भी आप कह सकते हैं। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से तीनों गोलमेज सम्मेलन में किसने भाग लिया था? तो जो तीनों गोलमेज सम्मेलन है उनमें बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर जी ने तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था। 1930 से 1932 तक 3 गोलमेज सम्मेलन हुए थे, और तीनों में ही भीमराव अम्बेडकर जी ने भाग लिया था। सेकंड वाला जो था 1931 वाला, इसमें गांधी जी ने सिर्फ एक ही गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया है, ये आपको याद रखना है। क्वेश्चन गांधी जी के ऊपर फ्रेम होता है तो गोलमेज सम्मेलन से क्वेश्चन जरूर आता है कि गांधी जी ने कौन से गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया। तो ये सेकंड वाला होता है ना, बीच वाला, इसमें 1931 में इन्होंने इस गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था। अब भीमराव अम्बेडकर राइट आंसर है इसका। और अम्बेडकर जी और तेज बहादुर सप्रू, इनको कोई नहीं जानता, ये भी हैं। अम्बेडकर जी और तेज बहादुर सप्रू तीनों गोलमेज सम्मेलन में ये हिस्सा ले चुके हैं, इन्होंने हिस्सा लिया था। पहला जो गोलमेज सम्मेलन था नवंबर 1930 में आयोजित किया गया। अध्यक्षता ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कौन थे? रामजे मैकडोनाल्ड थे उस समय, उन्होंने इसकी अध्यक्षता की थी। रामजे मैकडोनाल्ड थे, इसको जरूर याद रखना। तेज बहादुर सप्रू जी ये भी थे। अक्सर भीमराव अम्बेडकर जी के बारे में तो लगभग सब जानते हैं, तो तीनों गोलमेज सम्मेलन में भीमराव अम्बेडकर जी ने भाग लिया था। लेकिन एक व्यक्ति और थे, तेज बहादुर सप्रू जी, इन्होंने भी तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया है। और पहले गोलमेज सम्मेलन जो हुआ था उसमें रामजे मैकडोनाल्ड जो है ये ब्रिटेन के प्रधानमंत्री थे, इन्होंने ही इस गोलमेज सम्मेलन की अध्यक्षता की थी। दूसरा गोलमेज सम्मेलन सितंबर से दिसंबर के बीच 1931 में हुआ था, लंदन में हुआ। यह सम्मेलन किसी नतीजे पर नहीं पहुंच सका था। इसी में महात्मा गांधी जी भी गए थे, और इसलिए गांधी जी को खाली हाथ लौटना पड़ा। और भारत लौटने पर उन्होंने सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू किया था। तो इसका मतलब तो ये हुआ, सविनय अवज्ञा आंदोलन 1931 में शुरू हुआ था, राइट। दूसरे गोलमेज सम्मेलन से आने के बाद ही सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू हुआ था, ये हमें याद रखना है। बात करते हैं तीसरे गोलमेज सम्मेलन की। तीसरा और अंतिम सत्र 17 नवंबर 1932 को शुरू हुआ। ब्रिटेन की लेबर पार्टी और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने इस सत्र में भाग लेने से इनकार किया था। और एक कॉलेज के छात्र थे रहमत अली जी, चौधरी रहमत अली ने विभाजित भारत में जो मुस्लिम भाग था उसे पाकिस्तान नाम दिया था, जिसका अर्थ होता है पवित्र भूमि। पाकिस्तान का सबसे पहला नाम किसने दिया था? एक पढ़ने वाले छात्र थे, चौधरी राहत अली जी ने पाकिस्तान नाम दिया था। पाकिस्तान का मतलब होता है पाक मतलब शुद्ध या पवित्र, और स्थान मतलब जगह या भूमि, तो पवित्र भूमि। पाकिस्तान का मतलब होता है पवित्र भूमि। ठीक है, ये आपको याद रखना है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्यापारिक रूप से मत्स्य पालन का व्यावसायिक नाम क्या है? मत्स्य पालन का व्यावसायिक नाम है पीसीकल्चर। पीसीकल्चर का व्यापारिक नाम क्या है? मत्स्य पालन का व्यापारिक नाम है पीसीकल्चर। हाँ, डिटेल्स देख लेते हैं कुछ। पीसीकल्चर का अर्थ मत्स्य पालन या मछली पालन से है। मछली जलीय पर्यावरण पर निर्भर एक जलीय जीव है और जलीय पर्यावरण को संतुलित रखती है। ये इसकी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका है। इसमें जलीय पर्यावरण में जो जल का पर्यावरण है उसमें उसको संतुलित रखती है कौन? मछली। तो मत्स्य पालन भी जरूरी है जलीय पर्यावरण के लिए। वैज्ञानिकों ने मछली को बायो इंडिकेटर माना है। मछली को बायो इंडिकेटर माना है। अच्छा, कुछ ये कृषि आप कह सकते हैं और ये उनके नाम हैं। ये एरोपोनिक मतलब होता है पौधों को हवा में उगाना। एपीकल्चर मतलब होता है मधुमक्खी पालन। और हॉर्टिकल्चर मतलब होता है बागवानी। और फ्लोरिकल्चर मतलब होता है फूल विज्ञान। और ऑटेरिकल्चर का मतलब होता है सब्जी विज्ञान। और पामोलॉजी का मतलब होता है फल विज्ञान। दो बार ले गया पामोलॉजी। विटीकल्चर का मतलब होता है अंगूर की खेती। विटीकल्चर का मतलब होता है अंगूर की खेती। वर्मीकल्चर का मतलब होता है केचुआ पालन। अच्छा, वर्मी को तुम याद कर सकते हैं, केचुआ को अर्थवर्म बोलते हैं, तो वर्म यानी वर्मी। सेरिकल्चर जो है, सेरिकल्चर को बोलते हैं हम रेशम पालन।
रेशम पालन सेरीकल्चर को बोला जाएगा। और मोरी कल्चर रेशम के कीट मोरी जो कल्चर है इसको रेशम के कीट को शहतूत पर उगाना है, उसे मोरी कल्चर कहते हैं। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इसका पीडीएफ जो है आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में मैं डाल दूंगा, आप टेलीग्राम को ज्वाइन कर लेना, उस पर ये पीडीएफ आपको मिल जाएगा। अपना लास्ट क्वेश्चन है, 10वां क्वेश्चन है, स्वतंत्र भारत का पहला भारतीय, देखिए पहला भारतीय गवर्नर जनरल की बात हो रही, कौन थे? तो जो सी राजगोपालाचारी थे, ये उनकी फ़ोटो है। ये भारत के स्वतंत्र भारत के पहले गवर्नर जनरल थे, ये इनकी फ़ोटो है देखिए। और यहाँ पे लिखा भी होगा, आप देख सकते हैं, ट्रिब्यूट्स टू ग्रेट फ्रीडम फाइटर एंड लास्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया, सी राजगोपालाचारी, और भारत रत्न भी हैं ये, ठीक है। और ठीक है, सॉरी, सी राजगोपालाचारी 1948 में गवर्नर जनरल बने थे भारत के, 1948 में, यानी 1947 में तो हम आज़ाद हो गए थे, तो ये स्वतंत्रता के बाद ही बने ना, स्वतंत्र भारत के पहले, ये याद रखना है आपको। 1950 में ये पद समाप्त हो गया था, इनके मतलब ये लास्ट थे, ये पहले भारतीय थे और अंतिम भारतीय भी सी राजगोपालाचारी ही थे, ये आपको याद रखना है। क्वेश्चन फ्रेम होता है, भारत के अंतिम गवर्नर जनरल कौन थे? तो ऑप्शन उसमें एक दो इंडियन मिलेंगे और एक दो ब्रिटिश वाले मिलेंगे, जैसे लॉर्ड माउंटबेटन। तो अक्सर लोग लॉर्ड माउंटबेटन पे क्लिक कर देते हैं, लेकिन एक्चुअल में जो स्वतंत्र भारत के जो अंतिम गवर्नर जनरल थे भारतीय, वो कौन थे? सी राजगोपालाचारी, पहले भी और आखिरी भी। उसके बाद गवर्नर जनरल जो है नहीं रहे, कोई मतलब ये पद खत्म कर दिया गया भारत में, इसलिए यह स्वतंत्र भारत के पहले और अंतिम भारतीय गवर्नर जनरल थे। स्वतंत्र भारत के समय लॉर्ड माउंटबेटन जो थे गवर्नर थे, उस समय जब भारत स्वतंत्र था उस समय कौन थे? ब्रिटिश वाले कौन थे? लॉर्ड माउंटबेटन थे, और 1947 तक यही थे। स्वतंत्र भारत के अंतिम गवर्नर जनरल भी यही थे, कौन? ब्रिटिश वाले, लॉर्ड माउंटबेटन। लॉर्ड माउंटबेटन जो है स्वतंत्र भारत, जब भारत आज़ाद होने की प्रक्रिया पूरी कर रहा था, उस समय भारत के गवर्नर जनरल थे लॉर्ड माउंटबेटन, ये ब्रिटिश वाले थे। और अगर स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद की बात की जाएगी तो अंतिम और पहले कौन थे? सी राजगोपालाचारी। तो आई होप क्लियर हुआ होगा। वीडियो यहाँ पर हमारी ख़त्म होती है। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग। वीडियो को प्लीज़ शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर लेना। वीडियो अच्छी लगे तो एक लाइक ज़रूर देना, आप चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना। मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, और अपना ख्याल रखें, बुज़ुर्गों का सम्मान करें, छोटों को प्यार दें। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।